Hello friends, welcome to fifth session of chemistry and its compounds. In this session, we will see what is allotropy and what are allotropes of carbon. So we begin with presentation of two substances. In my right hand, I am keeping one pencil and in left hand I have this ring. This is not diamond ring. This can represent as a diamond, and one is chalk piece. If you observe these three things, this has only one element carbon. This also has only one element carbon, and this has CaCO3. All have carbon but in different forms. From this we can observe that this is pure element carbon, this is pure element carbon, but look different. But look different. This has carbon. This also looks different, and it has different physical and chemical properties. From these three examples, what we observe is carbon occur in two forms. One is combined form and other is free state or element form. In combined form, it forms molecule with other atoms. The example we have seen is CaCO3. Now we come to allotropes of carbon. In free state, it has only one element carbon, but how come these two substances look differently? In free state, carbon occurs as allotrope. What is allotrope then? Allotrope ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसे मैं पहले रैंचो टाइप वे में डिफाइन करूंगा कि ये कुछ दूसरा तीसरा कुछ नहीं है. जो बेसिक एलिमेंट कार्बन है उसकी पैकिंग जो है वो अलग अलग तरीके से करने के बाद अलग अलग फॉर्म हमें मिले हैं. दैट्स व्हाट इज एलोट्रोपी. इतने हमें कार्बन दिए है, मान लो इतने कार्बन के एटम्स है, उसको हमने किस वे में पैक किया है, उसके ऊपर जो डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं उसे एलोट्रोप कहते हैं. और ऐसे पैकिंग की वजह से ऐसे डिफरेंट पैकिंग की वजह से कितने तरह के एलोट्रोप्स बनते हैं. जितने भी एलोट्रोप्स बनते हैं उनको हम दो में क्लासिफाई करेंगे. एक तो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और एक एमोर्फस फॉर्म्स. क्रिस्टलाइन फॉर्म्स क्रिस्टल हम किसे कहते हैं? जिसका एक रेगुलर पैटर्न में अरेंजमेंट है. पैकिंग कैसे हो रही है? एक रेगुलरली अरेंज्ड पैकिंग है. उसके एटम्स जो है एक रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. मान लो आपके पास 10 बॉल है और ये एक बॉक्स है, इसमें मुझे इन 10 बॉल्स को पैक करना है. मैं ऐसे पैक कर रहा हूं. एक को इधर रख दिया, एक को इधर रख दिया, एक को इधर रख दिया, ओके, और एक को इधर रख दिया, एक को इधर रख दिया. दूसरे को मैं एग्जैक्टली इसके ऊपर रख रहा हूं, इसके एग्जैक्टली ऊपर रख दे रहा हूं. ये एक वे है पैक करने की. और एक वे है मैं इसे इस तरह भी पैक कर सकता हूं.
सेकेंड ऑप्शन 1 2 3 4 5 बॉल्स ऐसे, इसके ऊपर ऐसे, ये भी एक तरह की पैकिंग है। तो जिस तरह से ये पैकिंग हो रही है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक पैटर्न दिख रहा है। नहीं तो बॉक्स में किधर भी इधर इधर ऐसे ही रैंडमली अगर अरेंज हो रहे तो वो रेगुलर पैकिंग है क्या? नहीं है। ऐसे रैंडमनेस किसमें रहती है? लिक्विड्स और गैस में ज्यादा रैंडमनेस रहती है। सॉलिड्स में ज्यादातर पैटर्न वाली ही पैकिंग रहती है। तो जिसमें ज्यादा रेगुलर और कॉम्पैक्ट पैकिंग रहती है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहते हैं। और ऐसे कार्बन के क्रिस्टलाइन कितने एलोट्रॉप्स हमने ऑब्जर्व किए हैं दुनिया में? एक तो हमारा ब्यूटीफुल डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलेरिन, उसके बारे में एंड में देखेंगे अपन। एक तो है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है फ्यूलेरिन। इसका पूरा नाम है बंकमस्टर फ्यूलेरिन। तो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली इसके पैकिंग में ऐसा क्या होता है कि जिस वजह से ये डायमंड इतना ब्यूटीफुल दिखता है और ग्रेफाइट इतना काला दिखता है? फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। यानी कार्बन 4 दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला है। मान लो ये कार्बन है और जब ये दूसरे 4 कार्बन एटम से जुड़ता है, ये जुड़े हुए कार्बन भी दूसरे और 4 के साथ जुड़ता है। अभी ये एक कार्बन है, ये भी दूसरे और 3 के साथ जुड़ेगा। एक तो ये इधर जुड़ा है। इस तरह से हर एक एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ जब जुड़ता है, ये जो टेट्राहेड्रल पैकिंग होती है, इससे जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो डायमंड। हर एक एटम जो है वो टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में पाया जाएगा। इसको जब मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टेट्राहेड्रॉन मिलेगा। तो ये टेट्राहेड्रल पैकिंग जो हो रही है कार्बन एटम्स की, ये कॉम्पैक्ट पैकिंग से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा डायमंड। और फिर ग्रेफाइट कब मिलता है? दोस्तों, ग्रेफाइट जो है उसमें क्या होता है, एक कार्बन एटम जो है दूसरे सिर्फ 3 कार्बन एटम से जुड़ रहा है। एक कार्बन एटम जो है दूसरे सिर्फ 3 कार्बन एटम से जुड़ रहा है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनने वाला है। अब ये देख लो, 1 2 3, ये कार्बन 1 2 3, इस तरह से हर एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन के साथ जुड़ रहा है। और आपके मन में सवाल पैदा हुआ होगा कि 3 ही कार्बन एटम के साथ जुड़ रहा है तो इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? तो इसमें से एक बॉन्ड जो रहेगा वो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। और एक दोनों में ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि डायमंड को अगर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है? ये स्ट्रक्चर जो बनेगा ये पूरा 3D वाला स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि अभी मैं इधर दिखाऊंगा आपको। ये एक कार्बन एटम मान लो, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी इस तरह से
ये 3D में अरेंज करेगा खुद को। टेट्राहेड्रॉन एक्स वाई जेड तीनों प्लेन में इसके एटम्स खुद को अरेंज और अलाइन कर रहे हैं। वेयर एज ग्राफाइट जो है वो 2D में ही हमें दिख जाएगा, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक ही लेयर में दूसरे 3 एटम के साथ जुड़ रहा है। और दूसरी जो रहेगी वो लेयर, ये जो ग्राफाइट है लेयर्ड फॉर्म में रहता है। ये कैसे फॉर्म में रहता है? लेयर्ड फॉर्म में रहता है। मान लो इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं इसको बिछा दूंगा तो दूसरा जो है, मान लो कि ये जो चॉक होल्डर है ये पहली लेयर है, तो दूसरी लेयर इसके ऊपर आ जाएगी इस तरह से। अभी इसको मैं बोर्ड पे दिखाने का प्रयास करूंगा। दोनों में बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है? तो कार्बन जो है इसमें डायमंड में दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ने वाला है। ग्रेफाइट में एवरी कार्बन एटम इज गेटिंग कनेक्टेड विथ ओनली 3 कार्बन एटम्स, और वैलेंसी पूरी कैसे होती है? एक डबल बॉन्ड फॉर्म होके। तो मान लो ये पहला लेयर है जिसमें हर कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ये एक लेयर के साथ नीचे दूसरी लेयर बनती है। तो ग्रेफाइट में ये जो है ये ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर रहता है, और हर लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड होती है। और ग्रेफाइट जो है इजीली हम तोड़ सकते हैं। अभी आप देखते हैं पेंसिल की टिप को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो इतना टफ है। आज तक दुनिया में सबसे हार्ड कोई अगर चीज हमने ढूंढ पाए है तो वो है डायमंड। इससे और सख्त चीज कोई नहीं है, इसीलिए इसको टाइल्स वगैरह के ब्रेकिंग में, टाइल्स काटने में इसको इस्तेमाल करते हैं। मान लो टाइल्स कितनी मजबूत रहती है, तो उसको काटने के लिए, टाइल्स मार्बल को काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादा प्रेशर देने के बाद में इसको भी हम डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इन दोनों में ये जो 2 लेयर्स रहेंगी, ये एक दूसरे को, कोई तो फोर्स रहना चाहिए ना उनको पकड़ने के लिए, तो वो फोर्स होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्स। उसका नाम क्या है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स इन 2 लेयर्स को पकड़े रखता है इस तरह से, और हर कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह का ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है, जो कि डायमंड के जितना पैक्ड नहीं है, इस वजह से ये ग्रेफाइट जो है इजीली टूटता है और इसके जितना लस्टरस नहीं है। डायमंड कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, उसको एक ब्रिलियंस है, शाइनिंग है, सबसे डिमांडिंग मटेरियल है डायमंड। डायमंड इज द मोस्ट डिमांडिंग स्टोन। और ग्रेफाइट जो है डल है, बेचारा उसमें पैकिंग लूज रहने से बहुत ही डल है। लेकिन इसमें एक चीज आप देख सकते हो, ये कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा है? दूसरे 3 कार्बन एटम के साथ। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हर कार्बन एटम के ऊपर कैसा है? फ्री है। इस वजह से ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वेराज डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इस तरह से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ पैकिंग की वजह से हमें इस तरह के डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स कार्बन के मिलते हैं। और ये जो फॉर्म्स, डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स, एलिमेंट जो दिखाता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, पैकिंग की वजह से एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में आपको दुनिया में दिखते रहता है। दोस्तों एलोट्रोप और आइसोमर्स में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एलोट्रोप क्या होता है? उसमें एलिमेंट एक ही रहता है, बस उसकी
पैकिंग का पैटर्न जो है वो बदलता है। वेराज आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर में एक तो आइसोमर सबसे पहली बात की ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स रहेगा, क्योंकि आइसोमर एक एलिमेंट के तो आइसोमर्स नहीं रहते हैं, जैसे कि CH3CH2OH है, तो इसका आइसोमर कैसे बनेगा, ये एटम्स की डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगी, तो समझ लो CH3O CH3 बन गया। क्या ये जो ईथर और अल्कोहल है सिर्फ कार्बन से बना है, नहीं, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इस तरह से आइसोमर जो मॉलिक्यूल दिखाते हैं वो किसी एक एलिमेंट से नहीं बनते हैं, वो बहुत सारे एटम्स से बनते हैं, और इन एटम्स की डिफरेंट स्पेस में अरेंजमेंट होने से हमें जो मिलता है वो है आइसोमर। और आइसोमर्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग रहते हैं, वेयर एज हमारे एलोट्रॉप्स जो है उनके सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहते हैं। आप डायमंड को बर्न करो या कोल को बर्न करो, दोनों में से भी बर्न करने के बाद बाहर निकलने वाला जो है वो CO2 ही है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक उनके शेप में, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में, उनके अपीयरेंस में, जैसा कि हम देखते हैं डायमंड जो है ट्रांसपेरेंट, लस्ट्रस, ब्रिलियंट है, वैसा जो है ग्रेफाइट या कोल नहीं है। इस तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एलोट्रॉप्स के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज अलग नहीं रहेंगे। व्हाई? बिकॉज केमिकल कंपोजिशन जो है वो दोनों का भी, केमिकल कंपोजिशन तो सेम ही है ना, दोनों में भी एक ही एलिमेंट है। वो कौन सा एलिमेंट है? वो है कार्बन। आप डायमंड लो या ग्राफाइट लो या कोल लो या फ्यूलेरिन लो, सब कैसे बने हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बने हुए हैं। इसलिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदलेंगे, बदले तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलेंगे। तो इस तरह से इसके जो तीन ये फॉर्म्स है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स है, और कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, ये जो तीन फॉर्म्स है ये एमॉर्फस फॉर्म्स है। इसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफली हम देखेंगे। तो दोस्तों डायमंड और ग्राफाइट के बारे में तो